नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केके क्लास में। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य संभावना वक्र। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर एक साल क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 10 मार्क्स, और कभी कभी 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिक्स है कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर आएंगे। तो अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो अगर मैं इसे शॉर्ट में आपको बता दूं तो फिर आप 3-4 पेज में लिखोगे क्या? और एक टीचर होने के नाते आपको ये टॉपिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। बता देता हूँ। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नॉर्मल कर्व क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को जानने से पहले हमें नॉर्मल कर्व को जानना होगा। तो नॉर्मल कर्व जानने के बाद हम लोग इसके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के मीनिंग को समझ पाएंगे। उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि इसकी विशेषताओं को समझेंगे, इसकी यूजेस और एप्लीकेशन को भी जानेंगे, और एक टीचर होने के नाते आपको इसके एजुकेशनल पर्पस को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि ये टॉपिक अपने में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसे डिटेल में आपको बताने के लिए इसका 3-4 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसे 3-4 वीडियोस में हम लोग डिवाइड करके अपलोड करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और इसके मीनिंग को, और मीनिंग को जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? नॉर्मल कर्व को। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग जो सांख्यिकी पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसका यूज क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं? आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, या फिर उसे हम लोग आलेख्य निरूपित यानी कि प्रस्तुतिकरण करते हैं। दंड आलेख का यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? एक हमारा आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक ह्यूमन नेचर यह है कि वो आंकड़ों से ज़्यादा आलेख्य निरूपण को ज़्यादा कैच करता है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने 2 आंकड़े दिए हुए हों और उनका ग्राफ बना हुआ हो, तो आप अच्छे से डिक्लेयर कर पाओगे कि कौन सा ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है और कौन सा ग्राफ ऊपर की ओर आ रहा है। तो इसलिए यह हमारा ह्यूमन नेचर है कि हमें आंकड़ों से ज़्यादा हमारा याददाश्त उसके आलेख्य निरूपण को मेमोराइज कर पाता है। तो इसलिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि इसका जो कर्व यानी कि ये क्या है? एक आलेख्य निरूपण है। ठीक है, अब हम लोग इसके पहले पॉइंट यानी कि नॉर्मल कर्व को जानेंगे कि नॉर्मल कर्व क्या है। नॉर्मल कर्व को हम लोग सामान्य वक्र या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो इसे मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो कोई भी आंकड़ा, आपके पास कोई भी आंकड़ा का अगर संग्रहण मिलता है तो वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मौका मिले कि आपको 30 बच्चों वाले क्लास का हाइट मापना है तो आपको 3 प्रकार का डाटा मिलेगा। पहला डाटा वो मिलेगा जिसमें सबसे कम हाइट के बच्चे होंगे, मान लेते वो 100 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, सबसे कम बच्चे का सेंटीमीटर 100 है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे का हाइट वाले बच्चे मिलेंगे यानी कि 150 सेंटीमीटर वाले बच्चे, और सबसे अधिक यानी कि 100 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर से अधिक जो बच्चे होंगे वो होंगे हमारे एवरेज हाइट वाले बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं। एक हमारा देख रहे हैं जो 100 सेंटीमीटर वाले बच्चे हैं, एक हमारा 150 सेंटीमीटर वाले, इससे अधिक नहीं है, या तो 150 होंगे या तो फिर इससे कम, लेकिन दोनों आंकड़ों में से भी ज़्यादा एक आंकड़ा होगा और वो होगा एवरेज आंकड़ा। फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग किए होंगे तो आप ये रियलाइज़ किए होंगे कि एक क्लास में 3 टाइप का बच्चा होता है, या तो वो नॉर्मल होता है, या तो वो कमज़ोर होता है, या तो वो एवरेज होता है, या फिर वो तेज होता है। यहाँ पर एवरेज की संख्या तेज वाले और कमज़ोर वाले बच्चों से कई गुना ज़्यादा होती है, और यही चीज़ हमें प्राप्त होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। यानी कि
किसी भी आंकिक श्रृंखला, ठीक है, किसी भी आंकिक श्रृंखला के औसत या फिर माध्य के दोनों ओर के अंकों का वितरण समान हो और विचलन बराबर हो। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आपके पास आंकड़ा है, ठीक है, उस आंकड़ा का मान लेते हैं यहाँ पर कम बच्चा का हाइट था, फिर यहाँ पर एवरेज वाला बच्चा का हाइट सबसे ज़्यादा होगा, संख्या सबसे ज़्यादा होगा, और फिर यहाँ पर नॉर्मल सबसे अधिक हाइट वाला बच्चा का भी हाइट सबसे कम होगा। मतलब 100 सेंटीमीटर वाला बौने वाले बच्चे भी कम होंगे, लंबू वाले बच्चे भी कम होंगे, लेकिन एवरेज वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग माध्य खींच लेते हैं तो इसकी इस ओर और अगर इस ओर हमारा जो बच्चों का संख्या हो वो अगर बराबर हो, वितरण समान हो उसका, और उसका विचलन भी अगर बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सामान्य वितरण यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे जब हम लोग आंकिक श्रृंखला को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो भी मैंने अभी ग्राफ बनाया था कि ग्राफ के द्वारा जब इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्य वितरण वक्र यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, बच्चों की यहाँ पर नंबर लाने, मार्क्स की संख्या, मार्क्स, और यहाँ पर बारंबारता है कि 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं, 40 से 50 लाने बच्चे 10 हैं, ठीक है, 60 से 70 लाने वाले बच्चे 5 हैं। तो अगर आप इसका माध्य प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आपको माध्य मिलेगा 45। तो यहाँ पर देखिए 45 क्या है, 40 से 50 के बीच वाला अंक है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, 10 में से ऊपर में कितना है टोटल नंबर 15, और इसके नीचे मतलब दोनों ओर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। और साथ ही मैंने क्या बोला था, विचलन भी बराबर होगा। तो विचलन कैसे, 10 में हम लोग 3 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। वैसे ही 10 में इसके दूसरी ओर भी क्या घट रहा है, 7 मिल रहा है, फिर 5 मिल जा रहा है, फिर 3 मिल जा रहा है। मतलब विचलन भी दोनों ओर बराबर है और अंकों की संख्या भी दोनों ओर बराबर है। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे जब हम लोग कर्व में बना लेते हैं, ठीक है, इसे जब हम लोग ग्राफ में निरूपित करते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पर आप देखिए कि 45 नंबर वाला जो हमारा बच्चा था, ठीक है, 45 नंबर जो हाईएस्ट बच्चा था, जो 10 लोग लाए थे, ठीक है, वो एवरेज है। 45 नंबर लाने वाला हमारा क्या है, बच्चा लोग एवरेज है। उसके बाद 55 लाए तो उसमें क्या आ गया, गिरावट आ गया, 7 बच्चा लोग लाया, 55 भी 7 लाया और 35 भी 7 लाया, 65 भी 7 बच्चा लाया और 25 भी 7 बच्चा लाया। लेकिन 15 लाने वाला बच्चा मात्र 3 है और 75 हाईएस्ट लाने वाला बच्चा भी मात्र 3 है। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि जो एवरेज मार्क्स है वो अधिकतर लोग लाते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट और जो फेल करने वाले बच्चे रहते हैं वो हमेशा कम होते हैं। और ये किसी भी टीचर को अगर इस प्रकार का ग्राफ मिल जाए तो वो अच्छे से फाइंड कर सकता है कि बच्चे का क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि एवरेज अगर अच्छा रहा कोई भी डाटा का, कहने का मतलब है उस क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब कोई क्लास कंसीडर करिए कि मान लीजिए उसमें टॉप लाया कोई एक बच्चा, फेल हुआ कोई एक बच्चा, और बीच में जो एवरेज वाले बच्चे हैं उसका लमसम में सब पास किए तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई हमारा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि फेल करने वाले ज़्यादा बच्चा है, एवरेज वाले बच्चा बहुत कम है और तेज वाले, इस टाइप का डाटा है, ठीक है, तो यहाँ पर फेल वाले की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और एवरेज की संख्या कम हो जाएगी, तो ये हमारा परफॉर्मेंस गलत शो करेगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग उसी बात पर आ जाते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि दोनों ओर की संख्या एग्जैक्ट सेम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसे जब हम लोग कर्व में निरूपित करते हैं तो वो हो जाता है हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि 10 बच्चा मान लेते हैं, चलो एवरेज बच्चा जो है कम से कम यहाँ तक एवरेज वाला बच्चा है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एवरेज वाला बच्चा है कि 60 से 70 लाया, 50 से 60 लाया, फिर ये तो सबसे ज़्यादा एवरेज है कि 40 से 50 लाया, 30 से 40 तक भी लाया, ठीक है, और 20 से 30 तक भी लाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा 10 से 30 तक जो फेल करने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उसकी संख्या 8 है, और जो टॉप भी कर रहे हैं 60 से 80 तक भी ला रहे हैं उसकी भी संख्या 8 है। क्या ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसे भी तो हो सकता है कि फेल करने वाले बच्चे 10 निकल गए और टॉप करने वाले बच्चे मात्र 2 हुए,
मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले बच्चे 2 ही आया, 2 ही लोगों का 80 नंबर आया और फेल करने वाले ज़्यादा हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टॉप करने वाले 4 आए और फेल करने वाले 5 आए। मतलब फ्लक्चुएशन तो हो सकता है, ऐसा फिक्स तो डाटा नहीं आ सकता कि इधर भी सेम प्रोग्रेस हो रहा है और इधर भी सेम प्रोग्रेस हो रहा है। ये काल्पनिक डाटा है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी सेक्टर में जाते हैं तो किसी का इनकम, सबका इनकम एवरेज टाइप का रहता है, किसी किसी का पेमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, किसी किसी का पेमेंट बहुत कम होता है। लेकिन यह तो ज़रूरी नहीं कि जिसका सबसे कम होगा और या जिसका सबसे ज़्यादा होगा उन दोनों का संख्या सेम होगा, नहीं होगा ना। तो इस प्रकार के डाटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के लिए डाटा के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं और यह कंसिडर कर लेते हैं कि उसके दोनों ओर का जो डाटा है वो लगभग में बराबर है। और जब हम लोग यह लगभग शब्द को ऐड कर लेते हैं, यानी कि किसी भी आंकड़ा का माध्य निकालने के बाद हम लोग यह कंसिडर करते हैं कि उसके दोनों ओर के जो अंक हैं वो लगभग में बराबर है, उनका विचलन लगभग में बराबर होगा, तब वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बन जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को चेंज करते हुए वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बन जाता है। यानी कि अतः सामान्य संभावना वक्र किसी भी समूह के अंकों के औसत के दोनों ओर लगभग बराबर वितरित किए जाते हैं, लगभग बराबर वितरित किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टॉपर लोगों की संख्या भी सेम और फेल लोगों की संख्या भी सेम। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे अंकों का तो एवरेज निकाल करके या कंसीडर कर लेंगे कि यह एवरेज मार्क्स है। लेकिन यह जरूरी नहीं होगा कि फेल वाला संख्या बराबर हो जाएगा हम लोगों का टॉपर वाला संख्या से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ लगभग में दोनों बराबर होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा कर्व बनता है, ठीक है, इस प्रकार का जो हमारा कर्व बनता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नहीं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस आंकड़ा को देखने से लग रहा है कि टॉपर लोगों का संख्या एकदम कम है और फेल लोग का एकदम ज़्यादा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक एवरेज कंसीडर कर लिए हैं, एकदम सेम नहीं शो कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग नॉर्मल कर्व क्या होता है उसे समझ लिए और साथ ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मीनिंग को समझ चुके हैं। अगले वीडियो में मैं इसे शॉर्ट में एक बार फिर से बताऊंगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।